नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर जरूरी खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक राष्ट्र को किया समर्पित। लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ कॉरिडोर। विरासत संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष बल। अहमदाबाद को करीब 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की प्रधानमंत्री ने दी सौगात। स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण और रखी आधारशिला। कहा, हाईटेक अस्पतालों में शीर्ष पर गुजरात। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव। सैफई में अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां रही मौजूद। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट। कर्नाटक के 10 जिलों में भी अलर्ट जारी। ओडिशा में चक्रवात से निपटने की तैयारियां जोरों पर। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी करारी शिकस्त। तीसरे और आखिरी वनडे में 7 विकेट से रौंदा। अर्धशतक से चूके शुभमन गिल 2-1 से जीती सीरीज। और अब एक नजर कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका रवाना हो गई हैं। 6 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान वो G20 समूह के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठकों में भाग लेंगे। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने केंद्र से अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने देश में मौजूदा विदेशी खाद्य उत्पाद निर्माताओं के लिए भी भारत में मांस, दूध और बच्चों का खाद्य उत्पाद निर्यात करने के लिए उसके समक्ष पंजीकरण कराने को अनिवार्य बना दिया है। यह आदेश 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। भारत ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की 13वीं खेप भेजी है, जिसमें आवश्यक दवाएं, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स करीब 844 अंक टूटकर 57,147 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 257 अंक की गिरावट के साथ 16,983 अंक पर बंद हुआ। ईडी ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। माणिक से रात भर पूछताछ करने के बाद उन्हें तड़के गिरफ्तार किया गया। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया विभाग ने कहा है कि श्रीलंका एक मध्यम आय वाला देश बना रहेगा और उसके अनुरूप विश्व बैंक से रियायती ऋण जारी करने का अनुरोध किया गया है। मध्य वेनेजुएला में एक भीषण भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की ड्रोन और प्रशिक्षित दस्तों की मदद से तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने 80वें जन्मदिन पर आधी रात को अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया। भारतीय हरफनमौला दीप्ति शर्मा गेंदबाजी में करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर फिर पहुंच गई हैं। आईसीसी की ओर से जारी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नवीनतम रैंकिंग में 3 स्थानों के सुधार के साथ दीप्ति तीसरे स्थान पर है। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्जैन में श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने नए कॉरिडोर का मुआयना भी किया। श्री महाकाल लोक श्रद्धालुओं को यहां दिव्य और अनूठी अनुभूति कराएगा। उन्होंने पूरे कॉरिडोर की भव्यता को देखा। इस मौके पर बड़ी संख्या में आए कलाकारों ने यहां के रास्तों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को स्मरणीय बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
यहां 2 भव्य प्रवेश द्वार, नक्काशीदार 108 अलंकृत स्तंभों की एक आलीशान स्तंभावली, फव्वारों और 50 से अधिक भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला महाकाल लोक की शोभा बढ़ा रहे हैं। महाकाल लोक वास्तव में पौराणिक शहर उज्जैन की महिमा, परंपराओं, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाइयों में ले जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में भीड़ भाड़ को कम करना और विरासत संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष बल देना है। पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक गलियारा के पहले चरण का लोकार्पण करने से पहले भगवान महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक धोती पहन रखी थी और गमछा डाल रखा था। उन्होंने गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में करीब 1300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण किया और कई की आधारशिला रखी। ये देश का पहला अस्पताल होगा जहां साइबर नाइफ जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब बात होती है हाईटेक हॉस्पिटल्स की तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर होता है। शिक्षा संस्थाओं की बात हो या एक से एक बढ़कर यूनिवर्सिटीज की बात हो तो गुजरात का आज कोई मुकाबला नहीं है। गुजरात ने जो सिखाया वो दिल्ली जाने के बाद मेरे बहुत काम आया, ये बात भी उन्होंने कही। स्वास्थ्य के इसी विजन को लेकर हमने केंद्र में भी काम करना शुरू किया। इन 8 साल में हमने देश के अलग अलग हिस्सों में 22 नए एम्स दिए हैं। इसका लाभ भी गुजरात को हुआ है। आज अहमदाबाद में इस हाईटेक मेडिसिटी और स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी सेवाओं ने गुजरात की पहचान को एक नई ऊंचाई दी है। ये केवल एक सेवा संस्थान ही नहीं है, साथ ही एक गुजरात के लोगों की क्षमता का प्रतीक भी है। मेडिसिटी में गुजरात के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और ये गर्व भी होगा कि विश्व की टॉप मेडिकल फैसिलिटीज अब हमारे अपने राज्य में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समावेश के वाहक के तौर पर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि टेक्नोलॉजी और प्रतिभा भारत की विकास यात्रा के 2 स्तंभ हैं। प्रधानमंत्री ने द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना सम्मेलन में एक वीडियो संदेश के जरिए कहा कि देश अंत्योदय के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अभियान है जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर हमारा मार्गदर्शन किया है। All the data collected over 2 centuries suddenly became free and accessible. Collection, generation, and digitization of geospatial data are now democratized. Such reforms are not isolated. Along with the geospatial sector, we gave a key boost to our drone sector. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव में पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अमित शाह ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार
जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सपने को पूरा कर रही है। जयप्रकाश नारायण ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया है। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार चाहिए। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापा मारा। घाटी के शोपिया और राजौरी जिले के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की है। साथ ही पुंछ जिले के मेंढर और शोपिया में तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसियां टेरर फंडिंग को लेकर सतर्क हैं और इसी सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। इससे पहले राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ और डोडा समेत जम्मू के कई इलाकों में छापेमारी की गई थी। एनआईए के साथ साथ एसआईए ने हाल ही में पुंछ जिले में भी छापेमारी की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली दुनिया में सबसे सस्ती होने पर प्रसन्नता जताई है। दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित फिक्की के 16वें वार्षिक सम्मेलन फिक्की हील 2022 का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली राष्ट्र निर्माण का प्रमुख स्तंभ है। यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों को खुशहाल रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम गरीब और अमीर के बीच खाई पाटने में बहुत सफल रहा है। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य और शिक्षा को आपस में जुड़ा हुआ बताया। I will appeal, let us work together, public and private, central and state, citizen and government, for our collective dream of universal health care, affordable, accessible, advanced and quality health care for all our people. Let's work to make Bharat a choice destination for health care. समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दलों के नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव सैफई में मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई के मेला ग्राउंड में किया गया। उनके बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। हजारों की संख्या में जन सैलाब मौजूद था। लोग अपने प्रिय नेता की एक झलक और उन्हें अंतिम बार अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए। मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम में मेदांत अस्पताल में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को सोमवार शाम सैफई लाया गया और उनकी कोठी में हजारों लोग उनके अंतिम सम्मान के लिए पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सुबह पैतृक आवास से मेला ग्राउंड के लिए एक रथ पर लाया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत परिवार भी इस दौरान साथ रहा। मेला ग्राउंड में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए कुछ देर के लिए रखा गया। परिवार के सदस्यों ने सबसे पहले पुष्प चक्र अर्पित करके आखिरी विदाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटावा जिले के सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जनता का विश्वास और भरोसा जीता है। उनके जाने से सभी देशवासी दुखी हैं। जिस तरीके से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नींव है जिन्होंने जिंदगी भर
गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यवार खबरों पर और साथ ही एक नजर अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर, और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। उन्होंने पदयात्रा के 34वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग से की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और केदारनाथ मंदिर के दर्शन किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में नवीनीकृत मीडिया सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने अर्बन लोकल बॉडी में विज्ञापन के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। चुनाव आयोग ने तलवार और ढाल चुनाव चिन्ह दिया है। उद्धव ठाकरे गुट ने नए चुनाव चिन्ह और नई पार्टी के नाम के साथ एक पोस्टर जारी किया है। कल चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आज छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों, कुछ व्यवसायियों और सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ नेताओं के परिसरों पर छापा मारा। आर्थिक अपराध शाखा ने बिहार के पूर्णिया में एसपी दयाशंकर के आधिकारिक आवास पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा। कोलकाता के इकबालपुर इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने उन इलाकों में चौकसी बढ़ा रखी है जहां सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हिंसक झड़पों के मामले में अभी तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शीला नामक बाघिन के 4 शावकों को जन्म के बाद पहली बार बंगाल सफारी पार्क में छोड़ा गया। शावकों को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। और अब बात मौसम से जुड़ी अहम खबरों की। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के मोहाली और हरियाणा के पंचकुला में तेज बारिश हुई। दोनों राज्यों के कुछ अन्य इलाकों में भी बारिश हुई है। पिछले एक पखवाड़े से हरियाणा के कई हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कुछ सब्जियों की आपूर्ति में कमी आई है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जलभराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इन इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं प्रदेश के दूसरे जिलों में भी लगातार बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई निचले इलाके डूब गए हैं। डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। जलभराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धेमाजी में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। करीब 200 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों पर सैलाब आ गया है। इलाकों में सड़कों पर पानी का तेज बहाव दिख रहा है। जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन हुबली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ओडिशा सरकार ने अगले 2 महीनों में संभावित चक्रवातों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय चक्रवात तैयारियों की बैठक में संबंधित अधिकारियों को सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। ओडिशा को अक्टूबर और नवंबर में और कभी-कभी 15 दिसंबर तक भी गंभीर चक्रवाती तूफान का सामना करना पड़ता है। राज्य में इस 2.5 महीने को चक्रवात का मौसम माना जाता है। ओडिशा
आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में मानसून की वापसी के दौरान चक्रवातों के प्रकोप का गवाह बनता रहा है। और अब एक नजर कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के भी वर्ष 2022 में 3.2% रहने का अनुमान जताया है, जो नई सदी में सबसे सुस्त वृद्धि होगी। 2021 में वैश्विक वृद्धि 6% पर रही, लेकिन अगले साल इसके 2.7% तक खिसक जाने की आशंका है। मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस अनुमान में गिरावट का सीधा संबंध बड़ी अर्थव्यवस्था में आ रही व्यापक सुस्ती से है। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य को लेकर जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इस साल भारत की वृद्धि दर 6.8% ही रहने की संभावना दिख रही है। यह जुलाई में व्यक्त पिछले अनुमान से 0.6% कम है। भारत ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस के अवैध कब्जे की निंदा करने संबंधी मसौदे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान कराने की रूस की मांग के खिलाफ मतदान किया। भारत सहित 100 से अधिक देशों ने सार्वजनिक मतदान के लिए मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अल्बानिया के उस प्रस्ताव पर मतदान किया जिसमें रूस के अवैध तथा कथित जनमत संग्रह और दोनेत्स्क, खेर्सोन, लुहांस्क और जापोरिजिया पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास की निंदा करने संबंधी मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक मतदान की मांग की गई थी। वहीं रूस ने इस प्रस्ताव पर गुप्त मतदान की मांग की थी। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 107 सदस्य देशों ने रिकॉर्ड वोट के पक्ष में मतदान किया, जिससे रूस की गुप्त मतदान की मांग खारिज हो गई। सिर्फ 13 देशों ने गुप्त मतदान के पक्ष में मतदान किया, जबकि 39 देश मतदान में शामिल नहीं हुए। चीन ने भी मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इजरायल के प्रधानमंत्री याir लापिद ने कहा है कि उनके देश ने पड़ोसी लेबनान के साथ साझा समुद्री सीमा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया है। अमेरिका ने इसके लिए हुई वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह समझौता इजरायल की सुरक्षा को मजबूत करेगा, इजरायल की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचाएगा और उत्तरी सीमा में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। इजरायल के 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लेबनान और इजरायल के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देश भूमध्य सागर के लगभग 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हैं। और बात करेंगे क्रिकेट की। टीम इंडिया ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत के लिए गेंदबाजी में कुलदीप यादव और बल्लेबाजी में शुभमन गिल मैच के हीरो रहे। दिल्ली में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 99 रन पर समेट दिया। मेहमान टीम 27.1 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हेनरिक क्लासन ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की शानदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर यह मुकाबला 19.1 ओवर में ही जीत लिया। शुभमन गिल 57 गेंद में 49 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 28 रन बनाकर नाबाद रहे। खेल से जुड़ी कुछ और खबरों की बात करते हैं। ओडिशा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आगाज हो गया है। फीफा महासचिव ने विश्व कप की शुरुआत करते हुए भारतीय फुटबॉल को निरंतर समर्थन देने का वादा किया। भारत ने मेजबान के रूप में 16 टीमों के इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के अलावा मोरक्को और तंजानिया इस टूर्नामेंट में पदार्पण करने वाली टीमों में है। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जहां अमेरिका और मोरक्को के अलावा ब्राजील है। मेजबान भारत 2008 की उपविजेता और महिला फुटबॉल में नंबर 1 अमेरिका के खिलाफ मैच खेल रही है। भारतीय टीम इस मजबूत टीम को कड़ी टक्कर दे रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं महाकाल मंदिर की अद्भुत तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सहस्रलोचना प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूरिणी विदूसरांघ्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निवत्त जाट जूटक श्रियै चिराय चायतां चकोर बंधु शेखरः
ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः।